Hello everyone, I am Meenu Rani, Assistant Professor in Hindi from Government College बरवाला पंचकुला। आज हम आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसे 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल जो है वो हिंदी साहित्य की का जो प्रथम काल माना जाता है और अधिकांश विद्वानों ने आदिकाल की जो समय सीमा है वो संवत 1050 से संवत 1375 स्वीकार की है। परंतु कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने आदिकालीन साहित्य की शुरुआत 7वीं शताब्दी से मानी है। इसीलिए हम आदिकालीन परिस्थितियों की जो चर्चा कर रहे हैं वो भी 7वीं शताब्दी से ही शुरू करेंगे। साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है। प्रत्येक साहित्य को में हम उसके समाज को देख सकते हैं। किसी भी समाज का जो साहित्य होता है उसमें उसके समाज की परिस्थितियों को ज्यों का त्यों देखा जा सकता है। उस समय की जो परिस्थितियां होती हैं वो उस समय के साहित्य में ज्यों की त्यों झलकती हैं। जब किसी समाज की परिस्थितियां बदलती हैं तो उसके साहित्य में भी बदलाव आ जाता है। इसीलिए यदि किसी भी युग के साहित्य को समझना हो तो उसके लिए उस युग की परिस्थितियों को जानना अति आवश्यक है, तभी हम उस युग के साहित्य को जान सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम आदिकाल के साहित्य को जानना चाहते हैं तो हमें आदिकाल की परिस्थितियां जाननी होंगी, तभी हम उसके साहित्य को समझ सकते हैं। आदिकालीन परिस्थितियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है: राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां और सांस्कृतिक परिस्थितियां। तो सबसे पहले आ जाती हैं राजनीतिक परिस्थिति। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि आदिकालीन जो समय सीमा है जो अधिकतर विद्वानों ने 1050 से 1375 मानी है, लेकिन कुछ विद्वान हैं जो इसकी समय सीमा संवत 700 से संवत 1400 तक मानते हैं। इसीलिए हम इसकी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो भी संवत 700 से ही मानकर उनका अध्ययन करेंगे। 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन जी की मृत्यु हो गई थी, जिसके पश्चात केंद्रीय सत्ता का भी पूरी तरह से अंत हो गया था। हर्ष के समय में जो पूरा भारत था वो संगठित था, एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। परंतु हर्ष की मृत्यु के पश्चात पूरा देश खंड खंड हो गया, अर्थात टुकड़ों में बट गया। राजपूतों और जाटों में भी आपसी संघर्ष बढ़ने लगा था। दूसरी तरफ अरब में भी उसी समय इस्लाम का उदय हुआ और उसका प्रभाव भी भारत के उत्तर और पश्चिमी भागों पर पड़ने लगा था। उस समय जो अफगानिस्तान था वो भी भारत का ही एक अंग था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। अन्य राजाओं ने सिंध के राजा का साथ नहीं दिया और वहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम का राज्य हो गया। इस प्रकार भारत में इस्लाम का प्रवेश हो गया था और जो भारतवर्ष है वो मुसलमानों का गुलाम बन चुका था, मुसलमानों के अधीन हो गया था। आगे हम करेंगे सामाजिक परिस्थितियाँ। आदिकालीन जो सामाजिक वातावरण था वो भी अच्छा नहीं था। राजनीतिक परिस्थितियां समाज पर भी बुरा प्रभाव डाल रही थी। जो समाज है उस समय 4 भागों में बट चुका था: ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। ब्राह्मणों को समाज में सबसे उच्च माना जाता था, जबकि जो शूद्र थे उन्हें समाज में सबसे निम्न जाति के अंतर्गत रखा जाता था। समाज के रीति रिवाजों में कट्टरता थी। ब्राह्मणों के पश्चात समाज में दूसरा जो स्थान था वो क्षत्रियों को मिला हुआ था, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहाँ क्षत्रियों का महत्व ब्राह्मणों से भी अधिक था। तीसरा स्थान वैश्यों का था और वैश्यों का जो मुख्य कार्य था वो व्यापार था। इस काल में बौद्धों और जैनियों ने समाज सुधार के लिए अनेक कार्य किए और समाज में अछूत और नीच माने जाने वाले शूद्रों को भी उन्होंने अपनी जातियों में अपनाया। मुसलमानों के आगमन पर भारतीय जातियों के
वर्गों में कुछ एकता की भावना आई, मगर यह एकता की भावना केवल राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही आई थी। आदिकालीन समाज में नारियों की स्थिति भी दयनीय थी। नारियों को मात्र भोग की वस्तु समझा जाता था। उस समय अनेक प्रकार की कुप्रथाएं जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध आदि प्रचलित हो गई थी। समाज पूरी तरह से जो बुराई में डूब गया था। राजपूत समाज कुलीनता और बलिदान की भावना को महत्व देते थे, बल्कि राजपूत नारियां भी बलिदान को महत्व देती थी, लेकिन सामान्य नारियों की भांति वो बंधनों में बंधी हुई नहीं थी। उन्हें भी शोषण का शिकार होना पड़ता था। राजपूत राजा अनेक रानियां रखते थे और कई बार उनकी यह जो प्रथा है उनके लिए युद्ध का कारण भी बनती थी। मुसलमान भारत में आकर बसे तो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से वैर भाव रखने लगे। उनमें आपसी वैर भावना बढ़ने लगी थी। पहले से ही जो राष्ट्रीय एकता खंडित हो चुकी थी, मुसलमानों के आ जाने से उसे और अधिक धक्का लगा और उनके बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो खाई थी वो और अधिक गहरी हो गई थी। आगे आ जाती हैं धार्मिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आने पर धार्मिक परिस्थितियों में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक था, क्योंकि सबसे पहले भारतवर्ष में यानी कि 647 ईस्वी में जब सम्राट हर्षवर्धन जी का राज्य था तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो उस समय बौद्ध धर्म का ही बोलबाला था, उस धर्म को ही सबसे अधिक माना जाता था। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, उनके पश्चात इस्लाम का जो है शासन हो गया था और उस समय मुस्लिम धर्म को ही सबसे मुख्य धर्म माना जाने लगा था। उस समय जैन और क्या है शैव और वैष्णव मत जोर पकड़ने लगे थे। ब्राह्मण धर्म ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपने आप में मिलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अपने इन दोनों धर्मों को अपने धर्मों में नहीं मिला सके। इन दोनों धर्मों का अलग ही स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा। अब ब्राह्मण धर्म में भी छोटी जातियों को सम्मान मिलने लगा था। कालांतर में जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान आदि अनेक शाखाओं में बट गया था। फिर भी इस बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म पर अपना गहरा प्रभाव डाला था। उस समय सभी धर्मों में, चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या हिंदू धर्म हो, उनमें अनेक अंधविश्वास प्रचलित हो गए थे। जो धार्मिक स्थल थे, मंदिर, मस्जिद, वो सभी भोग विलास के अड्डे बन चुके थे। पुजारी और महंत भोग विलास का जीवन व्यतीत करने लगे थे। हिंदू धर्म निरंतर पतन की ओर बढ़ रहा था। इस्लाम के आ जाने से धार्मिक जगत में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया, लेकिन अभी भारत में इस्लाम का अधिक प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसी महान आचार्यों ने भी धार्मिक जनजीवन पर अपना गहरा प्रभाव डाला। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकालीन जो धार्मिक परिस्थितियां हैं वो भी अत्यधिक विषम, प्रतिकूल थी, अच्छी नहीं थी। ऐसी परिस्थितियां होने के कारण ही इस काल में जो साहित्य लिखा गया उसमें खंडन मंडन, हठ योग और श्रृंगार परक साहित्य ही सबसे अधिक लिखा गया था। आगे आ जाती हैं सांस्कृतिक परिस्थितियां। जब सम्राट हर्षवर्धन जी का समय था, जब वो भारत के शासक थे, तो उस समय भारतीय संस्कृति समृद्ध थी। उस समय भारत पूरी तरह से स्वाधीन था। भारतीयों में एकता की भावना थी। सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए थे, मिलजुल कर रहते थे, चारों तरफ शांति थी। इसी कारण उस समय कला का भी खूब विकास हुआ, चाहे वो मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, संगीत कला हो या स्थापत्य कला हो। परंतु हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात चारों तरफ अशांति का माहौल छा गया था। अतः अशांति का माहौल होने के कारण कलाओं का विकास भी पूरी तरह से रुक गया था। उनकी मृत्यु के पश्चात इस्लाम भारत में आए, मुस्लिमों का शासन हो गया था, तो वो भारतीय कलाओं का सम्मान नहीं करते थे।
वो भारतीय कलाओं को उन्होंने नष्ट करना शुरू कर दिया। महमूद गजनवी जो एक मुस्लिम शासक था, उसने भारत पर अनेक आक्रमण किए और उसने भारतीय कला अर्थात भारतीय मंदिरों को भी तोड़ गिराया। जो मुसलमान शासक थे वो मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। मुस्लिम शासकों के आ जाने से जहां एक और मूर्ति कला का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था, रुक गया था, दूसरी ओर जो पहले से मंदिर बने हुए थे उनको भी उन्होंने नष्ट भ्रष्ट करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उस समय जो कला का विकास पहले हुआ था वो भी अंत में आकर पूरी तरह से समाप्त हो गया था और जो प्राचीन कला थी उनको भी जो है नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आदिकालीन जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों, धार्मिक हों या सांस्कृतिक हों, सभी परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आदिकालीन जो परिस्थितियां हैं वो पतन का समय था। चाहे वो कौन सी भी परिस्थिति हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, वो सभी दृष्टियों से पतन का ही समय था।